आप लोगों का। आज हम प्लासी का युद्ध को देखेंगे। देखिए, प्लासी का युद्ध जो है भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। ये एक ऐसा युद्ध है जो हमेशा के लिए अंग्रेज़ों का भारत पर प्रभुत्व स्थापित कर दिया। अंग्रेज जो भारत में सिर्फ महज एक व्यापार करने के लिए आए थे, वह भारत के राजनीतिक पावर भी उनको मिल गया और भारत के प्रशासक भी बन बैठे। इसलिए इस युद्ध को समझते हैं। देखिए, इस युद्ध को समझने से पहले हमें बंगाल को समझना पड़ेगा। पहले अभी का जो बंगाल है वो पहले का बंगाल से बहुत अलग है। ठीक है, पहले लोकेशन देख लेते हैं बंगाल का कहाँ था, उसके बाद समझते हैं। एक मैप बना दे रहा हूँ। ये बहुत बुरा मैप है। देखिए, पहले का जो बंगाल था वो ये पूरा बंगाल का एरिया था, जो अभी का बांग्लादेश है। बांग्लादेश हो गया। ये बिहार से लेकर ये बिहार, हल्का सा अवध का क्षेत्र लेते हुए उड़ीसा तक इतना बड़ा बंगाल था। इतना बड़ा बंगाल था और इसकी राजधानी थी ढाका। देखिए अब क्या होता है। 1680 में औरंगजेब जो मुग़ल बादशाह हैं, ये जो पूरा बंगाल है ये अभी इस समय ये मुग़ल बादशाहों के अंदर आता है। ठीक है, मुग़ल बादशाह यहाँ पे शासन करते हैं और जो यहाँ से राजस्व कलेक्शन होता है ये दिल्ली तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, लेकिन 1680 में क्या होता है। देखिए 1680 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब था। औरंगजेब इसने बंगाल के लिए एक दीवान नियुक्त करता है जिसका नाम है मुर्शिद कुली खां। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां। देखिए, मुर्शिद कुली खां को दीवान के पद पर नियुक्त करता है। अब दीवान का मतलब क्या होता है। दीवान का मतलब होता है जो राजस्व वसूलता है, जो टैक्स वसूलता है पूरे। अभी के समय में डीएम वसूलता है या प्रधानमंत्री के फाइनेंस मिनिस्टर वसूलते हैं। जो टैक्स वसूलता है उसको दीवान कहते हैं। ठीक है, देखिए ये दीवान के पद पर नियुक्त हुआ था। देखिए औरंगजेब जो था वो बहुत खतरनाक था। ये अपना शासन पूरा यहाँ अफगानिस्तान, कंधार, काबुल से लेकर यहाँ दक्कन तक पूरा फैला रखा था और ये बहुत खतरनाक था। इसके शासनकाल में कोई नहीं चाहता कि दिल्ली से अलग हो जाए, यानी मुग़ल परिधि से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1707 औरंगजेब की मृत्यु होती है, ये मर जाता है 1707 में। तो जितने भी इसके मुग़ल परिधि के अंदर का राज्य हो गए या मुग़ल परिधि के बाहर के जो मुग़लों के अंदर आते थे या जो मुग़ल परिधि से बाहर आते थे, वो सब स्वतंत्र होने लगते हैं धीरे धीरे। और बहुत तेज़ी से इतना बड़ा मुग़ल विशाल साम्राज्य, इसका बिखराव चालू होता है। ठीक है, इसी क्रम में 1707 में मुर्शिद कुली खां, ये जो दीवान था, ये मौका का फ़ायदा उठाता है और 1707 में यहाँ बंगाल का एक सूबेदार था। सूबेदार वो होता है जो प्रशासनिक व्यवस्था को देखता है। उस सूबेदार को मुर्शिद कुली खां मार देता है। मुर्शिद कुली खां सूबेदार को मार देता है। ठीक है, उसको मार देता है और दीवान का पद इसके पास पहले से था ही, और प्लस ये सूबेदार का पद भी हथिया लेता है और ये कहलाता है बंगाल का नवाब। ये दोनों को मिलाकर ये बंगाल का नवाब बन जाता है। और अक्सर पूछता है कि एग्जाम में बंगाल की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर होगा मुर्शिद कुली खां ने। ठीक है, ऐसे तो स्वतंत्र बंगाल की नहीं, लेकिन मुग़लों से तोड़कर बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की थी। ठीक है, देखिए मुर्शिद कुली खां अपने जीवन काल में 2 महत्वपूर्ण काम करता है। ऐसे तो ज़्यादा कुछ करता नहीं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण काम करता है। पहला काम ये करता है, जो मैंने बताया कि ये बंगाल का राजधानी पहले ढाका था, इसका राजधानी स्थानांतरण करके मुर्शिदाबाद कर देता है। मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद एक शहर की स्थापना करता है और वहाँ पर अपना राजधानी स्थानांतरण कर देता है। कहाँ पर स्थानांतरण करता है? मुर्शिदाबाद में। और एक और काम करता है 1719 में, ये उड़ीसा जो है, उड़ीसा, इसको 1719 में बंगाल में मिला लेता है।
उसके बाद मुर्शिद कुली खां की मृत्यु 1727 में हो जाती है। 1717 में नवाब बनता है बंगाल का और 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद का कब मृत्यु होता है? 1727 में। 1727 में मर जाता है। अब बंगाल का नवाब बनता है, इसी का एक दामाद है, मुर्शिद कुली खां का एक दामाद है जिसका नाम है शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन कोई योग्य शासक नहीं था, बहुत प्रभावी शासक नहीं था। ये बंगाल का नवाब बनता है जिसका नाम है शुजाउद्दीन। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है और ये 1739 तक शासन करता है। 1727 से 1739 तक बंगाल का नवाब बना रहता है। इसने तो कोई कुछ खास काम किया नहीं, लेकिन इसके समय एक घटना घटता है। देखिए जो बिहार है, बिहार को 1733 में एक राजा हुआ करता है, यहाँ का बादशाह बदल गया, 1707 में वो मर गया। उसके बाद बहुत से राजा हैं, शासक आए हैं, लेकिन इसी क्रम में एक शासक आया है जिसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। ये मुगल बादशाह है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है? मोहम्मद शाह रंगीला ये क्या करता है? इस बिहार को बंगाल का अधीन कर देता है। जब ये बिहार को बंगाल का अधीन करता है तो बिहार का एक दीवान था जिसका नाम था अली वर्दी खान। ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अली वर्दी खान, ये आगे चलकर बंगाल का नवाब बनेगा। अली वर्दी खान जो बिहार का उस समय दीवान था, ये खान क्या था? दीवान था। और ये 1739 तक शुजाउद्दीन शासन करता है और मोहम्मद शाह रंगीला 1733 में क्या करता है? बिहार को जो बंगाल का अधीन कर देता है। देखिए ये जो शुजाउद्दीन जो है ये कुछ अच्छा शासक नहीं था। ये अली वर्दी खान जो ये हमेशा चाहता था कि जब इसको मिला दिया बंगाल में तो ये चाहता था कि मैं बंगाल का नवाब बनूं, मैं वहाँ पे शासक करूं। इसी क्रम में ये मौका का तलाश कर रहा था। और जैसे ही शुजाउद्दीन मरता है तो उसके बाद एक शासक होता है इसी का उत्तराधिकारी जिसका नाम था सरफराज खान। सरफराज खां, देखिए सरफराज खान 1739 से 40 तक शासन करता है। ये अली वर्दी खान जो है सरफराज खान को 1740 में मार देता है और खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर लेता है। इसको मार दिया, 1740 में बंगाल का नवाब घोषित कर लिया। अब देखिए ये तो एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई पलासी के युद्ध को समझने के लिए। अब अली वर्दी खान को हम अच्छे से समझते हैं, जिससे पलासी के युद्ध में समझने में हमें लाभ होगी। इससे क्या होगा कि हम पलासी के युद्ध को अच्छे से समझ लेंगे। इसका कारण हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं अली वर्दी खान को। देखिए अली वर्दी खान 1740 में बंगाल का नवाब बनता है सरफराज खान को मारकर। अली वर्दी खान ये कब से नवाब बनता है? 1740 और चलता है 1756 तक। ठीक है, इतने दिनों तक शासन करते हैं। अब देखिए इसकी कोई बेटा नहीं था। अली वर्दी खान है, इसका कोई बेटा वोटा नहीं था। इसकी 3 बेटियां थीं। 3 बेटियां थीं जिनका नाम था, एक का शादी हुआ था पूर्णिया में और एक का शादी जो सबसे बड़ी वाली थी, एक का शादी हुआ था ढाका में, जो कि ये बंगाल का पहले राजधानी था। अभी भी बंगाल का राजधानी ढाका ही है। बांग्लादेश जो पाकिस्तान से टूटा 1771 में, उसका राजधानी ढाका ही है। और एक का शादी हुआ था पटना में, बिहार वाला पटना। देखिए इसका ये पूर्णिया में जिसका शादी हुआ था उसका एक लड़का था जिसका नाम था शौकत जंग। शौकत जंग ही नाम था, या शौकत अली, शौकत जंग। और पटना वाली का लड़का का नाम था सिराज उदौला। ये सिराज उदौला ही पलासी के युद्ध में लड़ता है, सिराज उदौला। और ढाका वाली इसकी बड़ी वाली बेटी, उसका नाम था घसीटी बेगम।
घसीटी बेगम बहुत घसीटती है सिराजुद्दौला को। घसीटी बेगम। देखिए ये भाई साहब, तो देखिए अब क्या होता है, ये अली वर्दी खान है, ये अली वर्दी जो खान है, इसको ये इसका नाती जो था सिराजुद्दौला, ये बहुत प्रिय था। और जब ये 1756 में इसका मृत्यु होता है, उससे पहले ही ये अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को घोषित करके मर जाता है और इसको बंगाल का नवाब बना देता है। अब सिराजुद्दौला 1756 में क्या हुआ, बंगाल का नवाब बन जाता है। अब देखिए अब जाहिर सी बात है, जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनेगा, जो अली वर्दी खान के दो और बेटियां हैं, वो तो विद्रोह करेंगे ही कि माना कि सिराजुद्दौला अली वर्दी खान को बहुत प्रिय था, लेकिन हम लोग भी तो बेटी थे, हमें भी तो कुछ हक हिस्सा चाहिए, ये विद्रोह कर देते। देखिए अब ये शौकत जंग और ये घसीटी बेगम, ये दोनों ये सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से इन सब में गृह युद्ध चलने लगता है और सब आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, ये सब आपस में लड़ते रहते हैं। अब देखिए एक ये कारण हो गया प्लासी का युद्ध का, एक और कारण है। अब सीधे प्लासी के युद्ध को समझते हैं, ये सब याद रखिएगा, ये सब आगे चल कर काम आएंगे। अली वर्दी खान को समझ लिया, सिराजुद्दौला जो उसका नाती है। अब देखिए प्लासी का युद्ध का मुख्य रूप से दो कारण है। पहला एक तो हम देख सकते हैं मौलिक कारण, मौलिक कारण। देखिए मौलिक कारण में क्या है, नवाब मुर्शिद कुली खां के समय से जो बंगाल का संस्थापक है, उसके समय से एक दस्तक प्रणाली का भारी मात्रा में दुरुपयोग हो रहा था। अब ये दस्तक क्या है अभी बताता हूँ। देखिए दस्तक प्रणाली, अब ये दस्तक क्या है, देखिए 1717 में एक मुगल बादशाह हुआ करता है जिसका नाम है फारूक सिंह। 1717 यहाँ पे लिख देता हूँ, 1717 फारूक सिंह, फारूक सिंह। ये फारूक सिंह 1717 में फारूक सिंह क्या करता है, अंग्रेजों को 3000 रुपया वार्षिक आय कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे देता है। यानी जो अंग्रेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो पूरे बंगाल में पूरे साल बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकती थी। बस एक साल में उन्हें 3000 रुपया वार्षिक आय देना था। ठीक है, ध्यान रखिए ये 1717 में फारूक सिंह ये अधिकार सिर्फ दिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके अधिकारियों को नहीं। अब अधिकारी जो है इसका नाजायज फ़ायदा उठाते थे, इसका गलत फ़ायदा उठाते थे। ठीक है, और जो भी यहाँ से व्यापार होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, उसी में अपना कुछ वस्तु भी खरीद कर और उसके साथ बिना चुंगी दिए यानी बिना टैक्स दिए भेज देते थे। देखिए कैसे भेजते थे, मान लीजिए बंगाल का पोर्ट हो गया, यानी बंगाल का बंदरगाह हो गया, यहाँ पे एक शिप लगा, एक जहाज लगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर मान लीजिए कि 10 क्विंटल कपास लाद दिया गया। ठीक है, अब जो अधिकारी जो कपास लदवा रहे हैं, वो क्या करेंगे कि अपना कुछ व्यक्तिगत जो अपना कुछ व्यक्तिगत, जैसे 10 क्विंटल कपास कंपनी का है, इसमें 2 क्विंटल कपास अपना भी लाद देंगे बिना चुंगी दिए। कंपनी के नाम पर अपना भी 2 क्विंटल कपास लाद दिए और शिप से यूरोप की ओर भेज दिए। इस तरह से करके दस्तक का ये जो चुंगी था, जो मुर्शिद कुली खां के समय से आ रहा था, इसका दुरुपयोग हो रहा था। जितने भी नवाब हुए हैं बंगाल के, सब इनसे परेशान थे, इसको रोकने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, एक ये कारण थे। और दूसरा कारण देखिए क्या होता है, दूसरा एक तो दस्तक प्रणाली का भारी मात्रा में दुरुपयोग, और जो बंगाल के जो व्यापारी थे, जो अपने देश के जो व्यापारी थे, वो नवाब से असंतोष रहते थे। क्यों असंतोष रहते थे, यही दस्तक ही कारण था। देखिए ये दस्तक जैसे हैं, ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना टैक्स दिए मिलता था, बिना टैक्स दिए वो किसी भी वस्तु का आदान प्रदान कर सकते थे, खरीद लेते थे। और मान लीजिए यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी,
ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी किसी वस्तु को बंगाल से जैसे 10 केजी कपास ही लेते हैं। 10 केजी कपास का दाम है 100 रुपये। ठीक है, और यहाँ इस पे 20% टैक्स है, 20% टैक्स है। अब ये 10 केजी कपास अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदती है तो इसको 100 रुपये मिलता है, लेकिन वही 10 केजी कपास अगर बंगाल के व्यापारी खरीदते हैं तो इस पे 20% टैक्स लग जाता है और इस कपास का दाम हो जाता है 120 रुपये। यहाँ तक तो ठीक है। अगर 10 केजी कपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदती है तो उसको मिलता है 100 रुपये। अगर वही 10 केजी कपास बंगाल के जो लोकल व्यापारी हैं वो खरीदते हैं तो उनको मिलता है 120 रुपये। अब ये जो खरीदेंगे कपास और इसको यहाँ पे मान लीजिए कोई मटेरियल बनाकर बेचते हैं बंगाल में। अब बताइए, ये तो भाई साहब 120 रुपये में जो बंगाल के व्यापारी हैं वो खरीदते हैं, अब इसको कम से कम तो 130 या 125 में बेचेंगे ही, तब तो इनको 5 रुपये नफ़ा होगा, 10 रुपये जितने में बेचे तो 10 रुपये नफ़ा होगा। और जो ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो 100 रुपये में खरीदी है, वो अगर वो चाहे तो 120 रुपये 125 रुपये में बंगाल की कंपनी बंगाल के व्यापारी बेच रहे हैं, तो ये चाहे तो 120 रुपये में ईस्ट इंडिया कंपनी बेच सकती है। 120 रुपये में बेचेगी 120 रुपये में बेचेगी तो आप ही बताइए, कोई तो इसी को खरीदेगा। ये कौन 5 रुपये ज़्यादा देगा, कोई भी सस्ता ही माल टिकाता है। ये चाइना वाला ये सस्ता में मिल रहा है, इसी को खरीदेगा। अब ये जो बंगाल के लोकल व्यापारी थे वो इससे असंतुष्ट थे क्योंकि उनका व्यापार अच्छा होता नहीं था, उनका जो वस्तु है वो बिकती नहीं थी। ये 2 कारण थे, मौलिक कारण में ये 2 कारण थे। ठीक है, एक तो दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग था, दुरुपयोग, और दूसरा कारण बंगाल के व्यापारियों का व्यक्तिगत आक्रोश नवाब के प्रति। ठीक है, ये 2 कारण थे। अब तत्कालिक कारण क्या था उसको देखते हैं। ये तो मौलिक कारण में हमने देख लिया कि जो दस्तक प्रणाली जो चुंगी देने की व्यवस्था है जो फारूक सिंह ने दिया है मैग्ना कार्टा, उसका दुरुपयोग करते हैं, जिससे जितने भी बंगाल में नवाब हुए हैं वो शोभ ना रहा जाए। तत्कालिक कारण देखते हैं जो उस समय की समान परिस्थिति में क्या था। तत्कालिक कारण देख लेते हैं, एक तो मौलिक कारण, दूसरा तत्कालिक कारण। तत्कालिक देखिए, तत्कालिक कारण में जो नवाब सिराजउद्दौला था वो चाहता था कि मैं पूरे संप्रभु रूप से बंगाल पर शासन करूं। जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो संधियाँ बनाई गई है, उसी के हिसाब से वो चाहता था कि मैं पूरे बंगाल पे शासन करूं। लेकिन अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बार बार उसका उल्लंघन करती थी। ये दस्तक प्रणाली का भारी मात्रा में दुरुपयोग करती थी। तो नवाब सिराजउद्दौला ने क्या किया, जो दस्तक 1717 मिला था उसको इसने बंद कर दिया। एक ये कारण हो गया तत्कालिक कारण में, और दूसरा नवाब सिराजउद्दौला का व्यक्तिगत आक्रोश था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। इस प्रक्रिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उठाया गया कोई भी कदम जो बंगाल के नियमों और कानूनों के विरुद्ध है, वो नवाब के सीने में मान लीजिए कि आक्रोश भर देता था कि मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबक सिखाऊं। अब यही हुआ, देखिए क्या हुआ। एक तो तत्कालिक कारण में व्यक्तिगत आक्रोश देख सकते हैं, व्यक्तिगत आक्रोश। ठीक है, और देखिए क्या हुआ। यहाँ पर बंगाल में एक जगह है कलकत्ता में अंग्रेजों का एक किला था, फोर्ट विलियम। क्या नाम था किला का? फोर्ट विलियम। इस फोर्ट विलियम किले की ओर अंग्रेजों ने किले वीडियो कट गया था,
हम लोग देख रहे थे प्लासी के युद्ध में तत्कालिक कारण। इसमें हमने एक तो देखा कि बंगाल नवाब जो था सिराजुद्दौला, उसका ब्रिटिश कंपनी के प्रति एक व्यक्तिगत आक्रोश था। ठीक है, शायद कैमरा हिल रहा है। कंपनी का था जो एक तो व्यक्तिगत आक्रोश था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति नवाब का। और एक और कारण था, देखिए नवाब सिराजुद्दौला देखिए नवाब सिराजुद्दौला अपने दरबार में चल रहे गुटबंदी को समझ नहीं सका। इसके जो दरबार में जो अधिकारी थे वो आपस में गुटबंदी कर रहे थे, नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध जा रहे थे। और नवाब की ये कह सकते हैं कि एक तरह से लापरवाही थी या नासम कुछ भी थी, लापरवाही थी या नवाब उसको अच्छे से समझ नहीं सका और अपने ही दरबार में इसके विरुद्ध में गुटबंदी चल रहा था। ये दो कारण था, एक इसके अधिकारियों में नासमझी, इसके अधिकारियों में गुटबंदी, जो नवाब की नासमझी थी, गुटबंदी, ये दो कारण थे। ये दो कारण हो गए तत्कालिक कारण में। एक और कारण था, देखिए ये जो कलकत्ता है यहाँ पे एक जगह है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम अंग्रेजों का एक किला था। इस किले पे किलेबंदी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस किले पे किलेबंदी नवाब से बिना पूछे शुरू कर दी। जैसे मान लीजिए एक किला है, तो इसके चारों तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवार खिंचवा दिया और अपनी सैनिक खड़ा कर दी। और एक बार नवाब को बताया भी नहीं कि हे प्रभु, आपके क्षेत्र में हम किलाबंदी कर रहे हैं। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चला तो बहुत आक्रोश हुआ, बहुत गुस्सा किया। उसको लगा कि एक ब्रिटिश कंपनी जो विदेशी कंपनी है मेरे ही क्षेत्र में आकर मेरे ही क्षेत्र में किला बनाया है और मुझसे बिना पूछे उस किले की किलेबंदी कर रहा है और एक बार मुझे बताया भी नहीं। ये तो सरासर मेरे संप्रभुता का चुनौती है। और वो बिना सोचे समझे इस किले पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया और इसको हथिया लिया। यह आक्रमण कब किया था? 15 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया और इस पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके चला गया। और यहाँ पर अपना एक अधिकारी छोड़ गया जिसका नाम था मणिक चंद। ठीक है, और कहा जाता है कि ये जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया था तो यहाँ पे 146 अंग्रेज थे। 146 को पकड़ कर ले जाकर किसी एक छोटे से रूम में बंद कर दिया और 3 दिन बाद खोला तो उनमें से 123 की मृत्यु हो गई थी। ऐसा एक आदमी बताता है जिसका नाम है हेलवेल, जो अंग्रेज था। वो कहता है कि 123 की मृत्यु हो गई थी, इसमें से जो 23 बचे थे उसमें से मैं एक हूँ। अब ये सत्य है कि नहीं ये कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन कहा जाता है। इतिहास में इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल, ये कब हुआ था? ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 जून 1756 को। यानी जब ये 15 जून को फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया उसके 5 दिन बाद 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी। ये पूछता है इसलिए बता दिया। अब देखिए जैसे ही ये बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चली कि नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया है, उसने अपने एक सैन्य अधिकारी जो सेना नायक था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उसको भेजा कि तुम जाओ भाई बंगाल में देखो क्या हुआ है, वहाँ के जो समस्या उसको सुलझाओ। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन दोनों व्यक्ति गए बंगाल में, जो समस्या थी उसको सुलझाने के लिए। देखिए रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही सात्विक दिमाग का था। जैसे ही गया बंगाल में, सबसे पहले तो इसने इस फोर्ट विलियम को अपने हाथ में फिर ले लिया। जो सिराजुद्दौला ने जीता था उसको अपने ग्रिप में ले लिया। और क्या किया, जो सिराजुद्दौला ने एक मणिक चंद को यहाँ पर छोड़ कर गया था कि भाई अब
तुम देखो इस किले का रक्षा करो कि कोई फिर आकर कब्जा ना कर ले। इसको ये रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अपने तरफ मिला लिया, अपने तरफ मिला लिया मणिकचंद को। और रॉबर्ट क्लाइव जो था बहुत सात्विक दिमाग का था। ये इस वो जानता था कि युद्ध होगा, इसलिए उसने नवाब के जो भी करीबी थे यानी नवाब के कमजोरियों को ढूंढना शुरू किया। इस क्रम में उसने घसीटी बेगम जो नवाब की मौसी थी, सिराजुद्दौला की मौसी थी, उसको अपने तरफ मिला लिया। और एक नवाब का सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव क्या कहता है। रॉबर्ट क्लाइव के उसे कितने लोग हो जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव एक तो इसने आते ही मणिकचंद को इसको खरीद लिया जो फोर्ट विलियम का रक्षा कर रहा था। एक मणिकचंद हो गया और दूसरा देखिए मीर जाफर, मीर जाफर जो कि नवाब का सेनापति था। एक घसीटी बेगम, घसीटी बेगम। इतने लोगों को, और भी लोग थे जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इन तीनों लोगों को रॉबर्ट क्लाइव ने आते ही अपने तरफ घूस देकर, कुछ लालच देकर अपने तरफ कर लिया और अपने तरफ कर लिया। ठीक है। और जो ये सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला को पता ही नहीं था कि जो मेरा सेनापति है वो अंग्रेज़ों से मिल गया था, रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया। और नवाब सिराजुद्दौला को उसे एक व्यक्ति लड़ रहा था जिसका नाम था मोहनलाल, एक और था सोहनलाल। ये दोनों बहुत ही बहादुरी से पलासी के युद्ध में लड़े। ठीक है। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव के ओर से कितने हो गए। एक मणिकचंद हो गया जो फोर्ट विलियम का रक्षा कर रहा था। एक मीर जाफर हो गया जो सिराजुद्दौला का सेनापति है। एक घसीटी बेगम हो गई जो सिराजुद्दौला की मौसी है। अब देखिए धीरे धीरे ये एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। और 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के लगभग 20 मील कह सकते हैं, 20 मील दक्षिण में एक जगह है भागीरथी नदी। भागीरथी के नदी के किनारे एक कस्बा या गांव उस समय का था जिसका नाम था पलासी। वहाँ पे एक लड़ाई हुआ, पलासी का युद्ध हुआ 20 जून 1756 को। कौन सा युद्ध हुआ, पलासी का। ये किसके बीच हुआ, तो भाई रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। देखिए ये युद्ध जो था कोई खुला संघर्ष नहीं था। इसमें जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति है ये मीर जाफर, ये पहले से ही बिक चुका था। और युद्ध के मैदान में जब लड़ाई हो रहा तो मोहनलाल सोहनलाल जो सिराजुद्दौला की तरफ से थे, ये बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे। शुरू में सिराजुद्दौला था जो युद्ध जीत रहा था, लेकिन इतने में ही मीर जाफर ने क्या किया, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम भाई पीछे हट जाओ। और अंग्रेज जो है मीर जाफर इनको, ये मोहनलाल सोहनलाल को मार दिए। और ये मीर जाफर आकर सिराजुद्दौला को बोला कि महाराज यहाँ पर खतरा है, आप चलिए, तब तक मैं युद्ध को संभालता हूँ। और जैसे ही सिराजुद्दौला यहाँ से गया वापस, इसने मीर जाफर ने अपने ही बेटे को भेजकर सिराजुद्दौला को मरवा दिया। और पलासी का युद्ध एक धोखे से अंग्रेजों ने जीत लिया। देखिए यह युद्ध कहीं भी अंग्रेजी सैन्य शक्ति को या श्रेष्ठता को प्रदर्शित नहीं करती है, क्योंकि ये युद्ध तो अंग्रेजों ने धोखे से जीता था। ठीक है। और जब ये सिराजुद्दौला युद्ध हार गया, पलासी का युद्ध, और अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो मीर जाफर है रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को अपना एक मुँह बोला राजा बना दिया, कठपुतली राजा बना दिया। और समय समय पर इस मीर जाफर से अपने लिए धन संसाधन वसूलता रहा। और जो ब्रिटिश कंपनी जो महज एक व्यापार के रूप में बंगाल में काम कर रही थी, वो अब एक राजनीतिक शक्ति की तरफ मुड़ गई। अब वो क्या करती थी, पहले जो था जो एक तरफा व्यापार था, जो ब्रिटेन यूरोप से जो सोना चांदी आता था उसके बदले भारत से वस्तुएं जाती थी, क्योंकि उस समय तो करेंसी चलती नहीं थी, डॉलर वॉलर कुछ चलता नहीं था। तो लोग सोना चांदी लाते थे और भारत से वस्तुएं ले जाते थे खरीद के, कपास नील जो मसाला वसाला ले जाते थे। लेकिन
लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब ऐसा नहीं रहा इसलिए कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में राजनीतिक शक्ति मिल गई और ये मीर जाफ़र जो गद्दार है इससे पैसा लेता रहा और इसी के पैसे से यहाँ से वस्तुओं को खरीदता रहा और उसको अपने यहाँ यूरोप बैठाता रहा। इस तरह से क्या हुआ, भारत का औपनिवेशीकरण होना शुरू हो गया। अब देखिए इससे लाभ क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी को समझते हैं प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश कंपनी को लाभ क्या हुआ। देखिए सबसे पहला लाभ तो हुआ ब्रिटिश कंपनी को एक व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति को मोड़ गई, राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुआ। दूसरा, इस राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुआ इसके सहायता और जो बंगाल के नवाब जो कठपुतली नवाब है मीर जाफर से जो धन मिल रहा था उसके सहायता ब्रिटिश कंपनी ने अपने अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी जैसे फ्रांसीसी हो गए, डच हो गए, हॉलैंड हो गए, सबको बाहर से खरीदने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ। तो एक तो ये कारण हो गया, दूसरा हो गया अपने प्रतिद्वंदी कंपनी को हटाने में। एक तो अपने प्रतिद्वंदी कंपनी को हटा दिया और राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई। दूसरा और भी बहुत सारा लाभ हुआ इसके बदले इसने कर्नाटक को जीता। ये प्लासी के युद्ध के बदले जो धन प्राप्त हुआ इससे इन्होंने आगे चलकर बक्सर का युद्ध जीता। उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद के संधि थोपा 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम ने एक ऐसा कह सकते हैं कि इससे पहले जो ब्रिटिश कंपनी जो भारत में व्यापार करती थी वो सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद वो भारत की प्रशासक बन बैठी और हमेशा के लिए ब्रिटिश कंपनी की नींव रख दी गई भारत में। और धीरे धीरे भारत का उपनिवेशीकरण शुरू हो गया और यहीं से 1757 से कह सकते हैं भारत का उपनिवेशीकरण शुरू हो गया। भारत जो है इंग्लैंड का उपनिवेशवाद बनने लगा। भारत जो है इंग्लैंड का उपनिवेशवाद बनने लगा। देखिए उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है एक समझ लेते हैं, अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। उपनिवेशवाद, देखिए उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई देश या क्षेत्र किसी दूसरे राज्य या देश पर कब्जा करके उसकी अर्थव्यवस्था का दोहन अपने हितों के लिए करने लगता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे देखिए भारत जो था वो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का गुलाम था, तो इंग्लैंड जितने भी यहाँ पे गतिविधियाँ करती थी, जितने भी यहाँ से धन कलेक्शन करती थी, जितनी भी भारत की आर्थिक शोषण करती थी अपने राष्ट्र के हित में करती थी, तो इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम इलाहाबाद की संधि देखेंगे और बक्सर के युद्ध देखेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम देखेंगे। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।